उन्हें आमंत्रण देते हुए ये क्यों आग्रह किया कि वे उस दिन नहीं पहुंचे? अखिलेश यादव को आमंत्रण क्यों नहीं दिया और मायावती को क्यों नहीं बुलाया? लेकिन वहां के तमाम पंडित पुजारियों ने उनको मंदिर में दाखिल नहीं होने दिया। वहां पर जाकर के उद्धव ठाकरे न सिर्फ दलितों के बीच अपनी पेठ बढ़ाने की कोशिश करेंगे, बल्कि वो काउंटर भी करेंगे इस मंदिर के उद्घाटन की राजनीति का, जो 4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। लेकिन सवाल ये है कि जिस उत्तर प्रदेश में वो मंदिर स्थित है, जहां पर ये उद्घाटन समारोह हो रहा है, वहां पर एक पूर्व मुख्यमंत्री को आमंत्रण नहीं देना किस बात को साबित करता है? दोस्तों नमस्कार। देश नीति के इस विशेष कार्यक्रम अब होगा न्याय में मैं रविकांत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, राम मंदिर इस समय राजनीति का अखाड़ा बना हुआ है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। देश की राजनीति में पिछले 3 दशक राम मंदिर की राजनीति पर घमासान के रहे। 1992 में बाबरी मस्जिद ढाई गई और फिर सुप्रीम कोर्ट के जरिए इस विवाद का हल निकाला गया। एक ट्रस्ट के माध्यम से उस स्थान पर राम का मंदिर बनना, जहां पर राम के जन्म की बात कही गई थी भावनात्मक स्तर पर, यानी जहां हिंदू धार्मिक लोगों की आस्था थी कि वहां राम जन्मे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उसी स्थान पर मंदिर निर्माण के लिए सरकार को आदेशित किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी है कि इस मुद्दे का लगातार राजनीतिकरण कर रही है। लोगों को यह लगता था कि जब सुप्रीम कोर्ट से यह फैसला हुआ है और उसके निर्देश पर मंदिर बन रहा है, तो फिर राजनीति की अब गुंजाइश नहीं बचेगी। लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह की भारतीय जनता पार्टी से आप कभी इस तरह की उम्मीद नहीं कर सकते, और इसीलिए उनके लिए ये प्राण प्रतिष्ठा, ये उद्घाटन दरअसल पॉलिटिकल इवेंट है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं। इस देश के 4 शंकराचार्य और लगभग दर्जन भर साधु संत बाकायदा इस बात को कह रहे हैं कि राम मंदिर का राजनीतिकरण किया जा रहा है। चुनाव के मद्देनजर निर्माणाधीन मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, जबकि शास्त्रीय मत के अनुसार अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। और इसीलिए कई शंकराचार्यों ने न्योते को ठुकरा दिया है। राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट के जो महासचिव हैं चंपत राय पर आरोप भी लगाए गए। बहरहाल, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार ने चंपत राय के साथ जो एक जुगलबंदी है, उसके जरिए कांग्रेस और विपक्ष को इस राजनीति में घसीटने की और उसके जरिए कांग्रेस पर हमला करने, विपक्ष पर हमला करने की पूरी कोशिश चल रही है। सवाल यह है कि जिस ट्रस्ट ने कांग्रेस पार्टी के मल्लिकार्जुन खड़गे और श्रीमती सोनिया गांधी को आमंत्रण भेजा और 22 जनवरी को ही आने का आग्रह किया, उन्हीं चंपत राय ने उमा भारती, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे दिग्गज भाजपा के नेताओं को, जो इस पूरे आंदोलन के अगुवा रहे हैं, उन्हें आमंत्रण देते हुए ये क्यों आग्रह किया कि वे उस दिन नहीं पहुंचे। अगर उम्र का हवाला दिया जाए तो फिर आडवाणी जी के लगभग बराबर, लगभग समकक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं, सोनिया गांधी भी हैं। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के समय गर्भगृह में जिन 5 लोगों को दाखिल होना है, और जाहिर सी बात है
नरेंद्र मोदी ही प्राण प्रतिष्ठा का पूरा कर्मकांड कराएंगे, वही यजमान होंगे। लेकिन जो शंकराचार्यों ने कहा, उन्होंने कहा कि हम वहां जाकर के क्या ताली बजाएंगे, नरेंद्र मोदी मूर्ति को छुएंगे। एक प्रधानमंत्री के तौर पर उनका वहां पर पहुंचना अच्छी बात है, लेकिन कर्मकांड में शामिल होना ये उचित नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी कोई धर्माचार्य नहीं। ये बात इस देश के शंकराचार्य कह रहे हैं। लेकिन मुद्दा वहीं पर है कि इस राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में ये आमंत्रण विनय कटियार को क्यों नहीं, जो उस समय आंदोलन में थे, और मल्लिकार्जुन खड़गे को तो बुलाया गया, लेकिन इस देश की राष्ट्रपति, प्रथम नागरिक आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को क्यों नहीं आमंत्रित किया गया? ये सवाल एक बार नहीं, बार बार उठ रहा है कि चाहे पार्लियामेंट का उद्घाटन हो या राम मंदिर का शिलान्यास जो पहले हुआ, उस समय अगर प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं तो फिर राष्ट्रपति को न्योता क्यों नहीं? क्या इसलिए कि प्रोटोकॉल में राष्ट्रपति प्रधान होता है, तो राष्ट्रपति के जरिए ये होना चाहिए। लेकिन गर्भगृह में जो 5 लोग मौजूद होंगे, योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, वहां के मुख्य पुजारी, तो ये गर्भगृह में पहुंच सकते हैं, तो फिर द्रौपदी मुर्मू क्यों नहीं, या मल्लिकार्जुन खड़गे को क्यों नहीं उस गर्भगृह में जाने के लिए कहा गया? उनको उसके लिए आमंत्रण क्यों नहीं था कि वो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हो, सिर्फ दर्शक ना हो? और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी ने जाने से इनकार कर दिया है, और ये आरोप भी लगाया कि भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के उद्घाटन का राजनीतिकरण कर रही है। सवाल कुछ और भी है। एक सवाल यह भी है कि राम मंदिर ट्रस्ट के चंपत राय ने उद्धव ठाकरे को न्योता क्यों नहीं भेजा, अखिलेश यादव को आमंत्रण क्यों नहीं दिया, और मायावती को क्यों नहीं बुलाया? और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, 3 नाम मैंने इसलिए लिए कि उद्धव ठाकरे वो हैं कि जिनके पिता ने बाबरी मस्जिद के विध्वंस की पूरी जिम्मेदारी ली थी, और ये तब ली थी जब लाल कृष्ण आडवाणी सहित तमाम भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोगों ने उस हमले से, उस बाबरी मस्जिद के विध्वंस से अपनी दूरी बना ली थी। जिम्मेदारी लेने से उन्होंने इनकार कर दिया था, लेकिन उस समय बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि इस कृत्य की जिम्मेदारी हम लेते हैं। उनके बेटे उद्धव ठाकरे, उनकी शिवसेना जो महाराष्ट्र में हिंदुत्व की राजनीति करती है, और अगर ये कहें कि महाराष्ट्र की राजनीति में वो भारतीय जनता पार्टी के से बड़ी या उसकी अग्रज रही है हिंदुत्व की राजनीति में, उसे न्योता क्यों नहीं भेजा गया? उद्धव ठाकरे ने चुनौती देते हुए उसी तारीख को, यानी 22 जनवरी को, महाराष्ट्र के ही कालाराम मंदिर में पूजा करने का ऐलान किया है। और ये कालाराम मंदिर की बात करना, वहां पर पूजा करना, ये अपने आप में एक और संकेत देता है। 5 मार्च 1930 को डॉक्टर अंबेडकर ने अपने तमाम दलित अनुयायियों के साथ उस मंदिर में प्रवेश का आंदोलन किया था, लेकिन वहां के तमाम पंडित पुजारियों ने उनको मंदिर में दाखिल नहीं होने दिया था। महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में दलितों के उत्थान के लिए जो डॉक्टर अंबेडकर ने प्रयास किया, संघर्ष किया, और जो विचार दिए, उन विचारों को लेकर के आज पूरे देश में कोई सवाल नहीं, बल्कि हर राजनीतिक दल डॉक्टर अंबेडकर के साथ अपने आप को जोड़ता है। वहां पर जाकर के उद्धव ठाकरे न सिर्फ दलितों के बीच अपनी पेठ बढ़ाने की कोशिश करेंगे, बल्कि वो काउंटर भी करेंगे इस मंदिर के उद्घाटन की राजनीति का।
अब दूसरी तरफ आइए, अखिलेश यादव और मायावती का नाम मैंने क्यों लिया? ये उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वो सूबा जहां पर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उस उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव 5 साल मुख्यमंत्री रहे, देश का सबसे बड़ा सूबा, 25 करोड़ की आबादी। और मायावती जो 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही, इनको क्यों न्योता नहीं मिला? क्या इसलिए कि मायावती दलित समाज से आती हैं? क्या अखिलेश यादव को इसलिए न्योता नहीं मिला क्योंकि वो मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं, वो पिछड़े समाज से आते हैं? अखिलेश यादव ऐसे तो कई बार पूजा करते हुए और मंदिर बनाने की बात करते रहे हैं, यानी उन्होंने कभी अपने आप को इस राजनीति से दूर नहीं दिखाया। मायावती गोया कभी किसी मंदिर में, कभी किसी मस्जिद में नहीं गई, किसी धार्मिक स्थल पर नहीं पहुंचे। लेकिन सवाल ये है कि जिस उत्तर प्रदेश में वो मंदिर स्थित है, जहां पर ये उद्घाटन समारोह हो रहा है, वहां पर एक पूर्व मुख्यमंत्री को आमंत्रण नहीं देना किस बात को साबित करता है? जाहिर तौर पर मायावती नहीं जाती क्योंकि वो किसी भी धार्मिक स्थल पर नहीं जाती, लेकिन उनको आमंत्रण नहीं देना यह बताता है कि कहीं ना कहीं मंदिर निर्माण ट्रस्ट के अपने दुराग्रह हैं। क्या कामेश्वर चौपाल जिन्होंने मंदिर निर्माण के लिए पहले नींव रखी थी, वो तो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस से जुड़े हुए हैं, वो कामेश्वर चौपाल उस गर्भगृह में क्यों नहीं है? ये भी सवाल पूछा जा रहा है। और इसलिए पूछा जा रहा है कि कामेश्वर चौपाल दलित हैं, इसलिए नहीं होंगे क्या? उन गर्भगृह में जो 5 लोग दाखिल हो रहे हैं, उसमें से कोई भी दलित क्यों नहीं? और इसीलिए विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के जरिए केवल राजनीति कर रही है। और ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि इस उद्घाटन समारोह के बाद भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में जिस तरह का माहौल पैदा करना चाहती है, लोगों तक भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और तमाम जो हिंदुत्ववादी संगठन हैं, उनसे जुड़े हुए लोग जा रहे हैं, अक्षत दे रहे हैं। तमाम बॉलीवुड के स्टार्स पहुंचेंगे उस समारोह में, क्रिकेटर्स पहुंचेंगे, जो भी सेलिब्रिटी हैं उनको क्यों बुलाया जा रहा है? अगर अखिलेश यादव, मायावती, द्रौपदी मुर्मू को नहीं आमंत्रण मिलता है तो फिर ये बॉलीवुड के स्टार्स क्यों, वो क्रिकेटर्स क्यों? उमा भारती को जब मना कर दिया जाता है, आडवाणी को मना कर दिया जाता है कि आप 22 जनवरी को नहीं होंगे, तो फिर ये हीरो और ये क्रिकेटर्स क्यों पहुंचेंगे? ये सेलिब्रिटी क्यों पहुंचेंगे? इनका क्या योगदान है अगर केवल योगदान के आधार पर देखा जाए? इसका मतलब है कि केवल राम मंदिर के इस उद्घाटन समारोह को एक पॉलिटिकल इवेंट बना दिया जाए और एक ऐसा इवेंट बना दिया जाए कि पूरे देश में केवल राम की राजनीति की एक तरह से परचम हो, चारों तरफ उसकी ही बयार बह रही हो और इसी बयार के जरिए लोकसभा चुनाव को लड़ा जाए। ये नरेंद्र मोदी की स्ट्रेटजी है। जिस तरह से पिछले चुनाव में वो बालाकोट को भुनाया गया था, उसी तरह से क्या नरेंद्र मोदी अब राम मंदिर के इस उद्घाटन समारोह को लोकसभा चुनाव में भुनाना चाहते हैं? क्या इस देश के लोग राम मंदिर के नाम पर वोट करेंगे? अब अगर आंकड़े आप देखें तो जाहिर तौर पर यह है कि राम मंदिर के निर्माण पर या भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व की राजनीति पर जो लोग भाजपा को वोट करते आ रहे हैं, उसमें कोई वृद्धि नहीं होने जा रही है। जो अपर कास्ट है वो बीजेपी के साथ है, कुछ दलित, कुछ पिछड़ा, अति पिछड़ा बीजेपी के साथ है। लेकिन अपर कास्ट को छोड़ करके ये जो पिछड़ा और अति पिछड़ा है, या जो दलित समाज है, आदिवासी है, इस पर जो हमले हो रहे हैं, हसदेव का जंगल अडानी के लिए होम कर दिया जा रहा है, उसकी कटाई चालू है। जो जुल्म हो रहे हैं महिलाओं पर, अल्पसंख्यकों पर, दलितों पर, पिछड़ों पर, किसानों पर, क्या ये राम मंदिर के उद्घाटन की वजह से अपने जुल्मों को भूल जाएंगे? क्या नौजवानों को रोजगार मिल जाएगा राम मंदिर के जरिए जिसके आधार पर वो वोट करेंगे? डेफिनेटली नहीं। तो किसान हो, नौजवान हो,
मजदूर हो। हाँ, ये जरूर है कि जो धर्मभीरू तबका है और जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थक है, वो और ज्यादा मजबूती के साथ बीजेपी को वोट करेगा। तो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने कोर वोटर को मजबूत कर रही है इसके जरिए। वो नाराज भी है, वो दुखी भी है। वो चाहे जीएसटी की मार झेल रहा हो, वो बनिया तबका हो जो बीजेपी का कोर वोटर है, या वो मिडिल क्लास का अपर कास्ट जो सरकारी नौकरियों में होते हुए, प्राइवेट नौकरियों में होते हुए परेशान है, जो जिसे एन ओपीएस नहीं मिल रही है, ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं मिल रही है, जिनके बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है। वो जो नाराज अपर कास्ट था, वो नाराज अपर कास्ट जरूर इस राम मंदिर की राजनीति के जरिए बीजेपी के साथ फिर से जुड़ेगा, या ये कहें कि वो छिटकेगा नहीं बीजेपी से। लेकिन दलित, पिछड़ा और आदिवासी जो सोशल इंजीनियरिंग के जरिए बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है, वो बीजेपी के साथ अधिक तादाद में जाएगा, ये गुंजाइश नहीं दिखती। लेकिन अब निर्भर इस पर करता है कि इंडिया अलायंस किस तरह से मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करता है। और राम मंदिर के राजनीति का जो इवेंट है, ये इवेंट कहां तक जाता है और उसके जरिए क्या नैरेटिव खड़ा किया जाता है, इस पर लोकसभा का चुनाव निर्भर करेगा। और इसीलिए मेरा मानना है कि राम मंदिर की राजनीति का जो इवेंट है, वो भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा का चुनाव नहीं जिताने जा रहा। इसका काउंटर अगर एकजुटता के साथ और बुनियादी सवालों को लेकर के विपक्ष एकजुट होकर के सामने आता है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के इस पूरे नैरेटिव को वो पराजित करने में कामयाब हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए देश नीति।